नमस्कार। अब वक्त हो गया है दृष्टिकोण का। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की खबरें और उन पर मेरा विश्लेषण। खबरें ज्यादा, विश्लेषण कम होती हैं इसमें। 13 जनवरी से, चूंकि आज जो स्वास्थ्य विभाग ने कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, तो 13 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है भारत का, जो कहें कि संक्रमण का, वो बहुत कम हो गया है। लगातार 3% से कम है। दिसंबर महीना पूरा बीत गया, जनवरी शुरू हो गया। और जो वैक्सीन लगेगी उसके लिए कोई पंजीकरण नहीं होना है। मैं कई लोगों से सुन रहा हूं, अलग अलग बात कर रहे हैं कि पंजीकरण कराना होगा। वो जब होगा तब शायद वो कोविन पोर्टल पर आपको करना पड़ेगा, उनका मोबाइल ऐप पर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी पहले चरण में जिन लोगों का वैक्सीनेशन होगा, जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, जो प्राथमिक तौर पर जिनको ये वैक्सीनेशन होना है, उनको कोई पंजीकरण की जरूरत नहीं है। उनका सारा आंकड़ा सरकार के पास कोविन पोर्टल पर उपलब्ध है। तो कृपा करके कोई आपको कहे कि आइए वैक्सीन लगवा दे, आप थोड़ा हड़बड़ी में हो, डर में हो, जल्दी से भय मुक्त हो जाना चाहते हो, तो भी उसके चक्कर में मत पड़िएगा। उसका पूरा प्रोसेस आएगा। उस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद तभी आप उस पर आगे बढ़िएगा। देश भर में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर केंद्र हैं, करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इसके अलावा 37 और सेंटर बनेंगे देश के अलग अलग राज्यों में। सभी राज्यों ने लगभग ड्राई रन पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने भी पूरा किया है। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और हेल्थ वर्कर हैं, उनसे शुरुआत होगी। आज ड्रग कंट्रोलर ने, उन्होंने डीजी जो है आईसीएमआर बलराम भार्गव, उन्होंने कहा है कि सभी कंपनियां वो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताएं, क्लिनिकल ट्रायल की पूरी जानकारी दे। और जो कहें कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किन के ऊपर ये किया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, तो शायद उसकी पारदर्शिता को लेकर ये कहने की जरूरत पड़ी। पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट, उसकी तरफ जो उसमें धनराशि आई है, उसमें से 201 करोड़ 58 लाख रुपए से अलग अलग जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनमें 162 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगेंगे। तो ये जानकारी भी बेहद जरूरी जानकारी है। और आज अच्छी बात ये रही कि जो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनके बीच में एक विवाद की स्थिति बनती दिख रही थी। आज दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन्स फॉर पीपुल एंड कंट्रीज अलाइक। वी हियरबाय कम्युनिकेट आवर जॉइंट प्लेज टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस फॉर आवर कोविड-19 वैक्सीन्स। ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा हुआ। हालांकि ऐसी विवाद की स्थिति पहले भी नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनका जो दौरा है वो रद्द हो गया है, क्योंकि ब्रिटेन में स्थिति बहुत खराब हो गई है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ने आपस में बातचीत की और उसके बाद ये रद्द करने का एक कार्यक्रम बना। अब ऐसे में कई बार लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनको अंदर की बहुत जानकारी होती है, वो सिर्फ अपनी महत्ता बनाए रखने के लिए कई बार कई तरह के बयान देते हुए दिखते हैं। और आज जैसे उन्होंने कहा, आज उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि उनको ये जानकारी मिल गई होगी, हो सकता है कि पीएम और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच में बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि तुरंत ये रद्द करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में ये साबित करने की होड़ वो भी इतने बड़े लोगों को नहीं दिखानी चाहिए कि मेरे कहे से ये हो गया। अक्सर स्वामी जी इसके शिकार दिखते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मैं उनका खुद बहुत प्रशंसक हूं, बहुत जानकारी रखते हैं। लेकिन बोरिस जॉनसन का दौरा भले रद्द हो गया हो, उन्होंने कहा, अच्छा, इसमें जो बातचीत हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आपको अभी अपने देश में रहना जरूरी है, वहां के स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखिए। और जो यूके गवर्नमेंट की तरफ से बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि बोरिस जॉनसन को उम्मीद है कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021
उसमें आएंगे और भारत का दौरा करेंगे। G7 समिट जो होने वाला है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, तो वहां भी मुलाकात होगी। एलेक्स एलिस ये अपॉइंट हुए हैं नए हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त है, ब्रिटिश उच्चायुक्त। और आज की जो एक और बड़ी खबर आई थी सर्वोच्च न्यायालय से कि नए संसद भवन और पूरी सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। अब स्वीकृति मिलनी थी, उसमें कुछ ऐसा था नहीं जो रोका जा सके, लेकिन अच्छा होता कि ऐसे मामले इस तरह के डेवलपमेंट के या इस तरह के, और जिसको बार बार हम कहते हैं ना कि 2010 में मीरा कुमार जी ने कहा था, 2012 में जयराम रमेश का बयान है द हिंदू में, जिसको आज शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा ट्वीट करके बताया है। आज के समय में इस तरह से झूठ बोलना या पलटी मारने पे यू टर्न पकड़ में आ जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानूनों पर किया कि पहले कहा कि हम मंडी खोलेंगे और फिर नोटिफाई भी कर दिया और फिर बिल फाड़ दिया। तो ये सब समझ में आ जाता है, जनता देख रही है और वो आसानी से उसको पकड़ लेती है। अब नया संसद भवन बनेगा, अब सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो समय से उसको बनाकर पूरा करे, और जब जिसको हम एक कहें कि भारत सरकार की जो समयबद्धता है, हालांकि इसमें बहुत सी देरी भी हुई होगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टाटा और जो दूसरी कंपनियां हैं वो मिलकर इसको समय से बना देंगी। एक और अच्छी खबर है, 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य हो गया है, लेकिन अभी भी हाइब्रिड लेन्स हैं। अब 15 फरवरी से फास्टैग पूरी तरह से अनिवार्य हो जाएगा। अभी मैं देख रहा था कि जो ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जो प्राइवेट पार्टियों के पास हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, तो वहां जेपी ने अभी तक नहीं लगाया है, तो अथॉरिटी ने अब उनको नोटिस दे दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लगाइए फास्टैग। बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फास्टैग कर रहे हैं तो फिर किसी को भी टोल पर गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 3 टोल हैं, और आप मानिए कि अगर 10 मिनट का भी समय माने तो आपका 30 मिनट बच जाएगा सिर्फ नोएडा से और आगरा की यात्रा में। कल सुबह कैबिनेट और सीसीए की बैठक होने वाली है, कई उसमें मंजूरी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं के लिए भी 28,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिल सकती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि से मैंगलुरु इसकी नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उन्होंने कहा कि इस 450 किलोमीटर की पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करना ये सम्मान की बात है, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खास करके देश के लिए तो है ही, कर्नाटक और केरल के लोगों के लिए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 306 किलोमीटर का न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार, ये सेक्शन है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, उसका भी लोकार्पण करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि जो परियोजनाएं सरकारें जिसका ऐलान करती हैं वो कितनी तेजी में उस पर अमल कर पाती हैं, जमीन पर वो कब तक उतर पाती हैं। अभी हमने न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर देखा था, जो प्रयागराज में नया जो एक उसका सेंट्रल कमांड बना है, जो एशिया का सर्वाधिक आधुनिक जो कमांड सेंटर है, वो उसका भी लोकार्पण हुआ। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जो मालगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, वो अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस सेक्शन पर चल रही है। बजट सत्र के लिए राज्यसभा के जो नेता हैं कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, उन्होंने वेंकैया नायडू जी को चिट्ठी लिखी, कहा कि सदन चलाइए। और आज ही ये खबर आई है कि 29 जनवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है, 1 फरवरी को बजट पेश होना है, और उसके बाद वो दोबारा जो उसका हिस्सा होगा वो 8 मार्च से 8 अप्रैल होगा। 4 घंटे का ही सत्र चलेगा। जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको फॉलो किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में भी आज विकास के लिहाज से एक बड़ा समझौता हुआ है विश्व बैंक के साथ। भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, $105 मिलियन का है, जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता में वो बनेगा उससे। और ये वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया।
और ये अच्छा है, वहां अगर ये सुविधा बढ़ेगी तो वहां के लोगों के लिए जनजीवन वो ठीक होगा। लेकिन अब तो असली लड़ाई हो गई है वहां चुनावों की, और जो 2021 मई में चुनाव होने हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस वो आमने सामने हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता रोज इस्तीफा दे देते हैं, रोज कहते हैं कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, बड़ा संकट है। सुनील मंडल जो सांसद बर्दवान के जो इधर आ गए हैं भाजपा में, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं सुदीप बनर्जी, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि चूंकि अब मंडल साहब चले गए भाजपा में तो उनकी सदस्यता रद्द की जाए। मंडल कह रहे हैं कि समय आने पर करीब 1 दर्जन सांसद तृणमूल के वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तृणमूल कह रही है कि ये सिर्फ बातें हवा हवाई हैं, तो लगता भी है कि हवा हवाई हैं, लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के साथ और उसके अलावा भी अलग अलग समय पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो ये एकदम से हवा हवाई कहने के लिए तो बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ेगा। आज एक और जो वहां के मंत्री हैं, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यानी खेल और युवा कल्याण मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सिर्फ मंत्री पद से नहीं दिया है, वो हावड़ा जिला सदर के अध्यक्ष भी हैं, उससे भी इस्तीफा दे दिया है। और उस पर जो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है वो बड़ी चौंकाने वाली। आमतौर पर वो गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि टुडे एनीवन कैन रिजाइन। He, Lakshmi Ratan Shukla, wrote in his resignation letter that he wants to give more time to sports and will continue as an MLA. Don't take it in a negative way. इसका मतलब समझिए कि वो कह रहे हैं कि हम राजनीति से कुछ समय के लिए हट रहे हैं, विधायक बने रहेंगे, इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री से और तृणमूल कांग्रेस की जिलाध्यक्ष से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इसको निगेटिव मत लीजिए, वो कोई भी इस्तीफा दे सकता है, वो कुछ ज्यादा समय अभी खेल पर देना चाहते हैं, तो खेल मंत्री रहते तो ज्यादा देते ना। लेकिन यही है, इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसमें अंदर खाने बहुत गड़बड़ हो रही है, मुश्किल ममता बनर्जी की बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक हो रही है। अब इसके नतीजे क्या होंगे वो चुनाव में तय होगा, लेकिन उससे पहले के जो संकेत हैं वो तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। और आज एक याचिका थी सर्वोच्च न्यायालय में, ये शशांक शेखर झा, इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी, किसमें जो एक निधन हो गया था पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए देवेंद्र नाथ राय, ये पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, वामपंथी भी रहे हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। और किसान क्या कर रहे हैं, एक तो ये कि सर्दी बढ़ रही है, सचमुच किसानों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन ये जो नेता हैं ये धमकी दे रहे हैं, अराजकता का नमूना पेश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि 7 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और ये एक नमूना होगा कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे। आप सोचिए कि अराजकता किस कदर ये करना चाह रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा आज एक प्लान दिया कि 6 जनवरी से देश जागरण अभियान करेंगे, 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान दिवस और 25-26 को ट्रैक्टर परेड करेंगे। हालांकि उसके लिए इनको पंजाब और हरियाणा के अलावा कहीं से समर्थन मिलेगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखती है। और अगर सचमुच देश जागरण अभियान इनको करना है तो इनको एक बार खुद पहले अच्छे से किसानों से जाके समझना चाहिए कि वो क्यों इनके साथ आने को तैयार नहीं है। और आज महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं बाला साहब थोराट, वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने कहा कि लोग बेवजह कयास लगा रहे हैं, मैं अभी अध्यक्ष हूं, मेरे पास कई पद है इसलिए है, और मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुझे आप चाहें तो अध्यक्षी मेरी ले सकते हैं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। ये तभी होता है जब उससे इस्तीफा मांगा जा चुका है। तो महाराष्ट्र में क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि इस तरह से बदलाव इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसमें लगता है कि नहीं हमारी बात कम अच्छे से रखी जा पा रही है। आयकर अधिकारियों ने आज रॉबर्ट वाड्रा से उनके घर पर
पूछताछ की, कल भी पूछताछ हुई थी। आज एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है हिजबुल मुजाहिदीन, जो नार्को टेरर केस था एनआईए की विशेष अदालत में, पंजाब का मामला था, जिसमें जसवंत सिंह और गुरसंत सिंह इन दोनों को, जिसमें कहा जाता है कि ये हीरोइन वो सब उनके ऊपर आरोप है, ये सब स्मगलिंग तस्करी का, और कहां से, पाकिस्तान से उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। केरल का जो गोल्ड स्मगलिंग केस है, सोने की तस्करी का मामला, उसमें भी 20 आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की है। उम्मीद हम करते हैं कि लोग पकड़े जाएंगे, जल्दी सबको सजा मिलेगी। केरल से एक और खतरनाक खबर आ रही है। वायरस, चाइनीज वायरस, सबसे पहले वहीं चीन से लोग आए थे, उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, कहीं भी आ सकते हैं, कोई नागरिक कहीं से आ सकता है। लेकिन बड़ी चर्चा हुई थी कि वहां का मॉडल, ये वामपंथियों ने खूब उसको प्रचारित किया था। अभी भी सबसे जो खराब स्थिति है संक्रमण की, वो केरल में है। अभी भी वहां नियंत्रण में नहीं आ पाया है, वहां की सरकार के उठाए हुए कदम पर्याप्त नहीं है। और अब वहां से खतरनाक खबर आ रही है कि बर्ड फ्लू आ गया है, स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर ये घोषित हो गया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और कोट्टायम और अलप्पुझा, इन 2 जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में, गाजियाबाद में कल जो हृदय विदारक घटना हुई, उस मामले को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान में लिया है। हालांकि गिरफ्तारी 4 लोगों की हो चुकी है, लेकिन ये सचमुच ऐसा मामला है कि जो हमारी पूरी व्यवस्था, हमारे पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए लगा दिया है उन सभी लोगों के खिलाफ जो उसमें किसी भी तरह से शामिल थे, किसी भी तरह से जुड़े हुए थे, और जिनके परिवारजनों की कहें कि उनका जीवन नहीं बचाया जा सका, उनको 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका पहुंच गए। वहां वो श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं दिनेश गुणवरदेना, उनसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उसके अलावा वो जो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा से भी मिलेंगे। कई बड़ी परियोजनाओं पर बातचीत होनी है। अमेरिका के जो भारत में प्रतिनिधि हैं केन जस्टर, उन्होंने आज भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध, कोई भी पार्टी हो, जो उन्होंने कहा, ये मैं फिर से पढ़ देता हूं, यूनाइटेड स्टेट्स इज कमिटेड टू दिस रीजन एंड इंडिया, अमेरिकाज सपोर्ट टू इंडिया इज क्लियर अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। क्योंकि अब राष्ट्रपति वहां बदलने जा रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा, और उन्होंने फिर बहुत सी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ट्रेड डील जितनी बेहतर होनी थी वो नहीं हो पाई। जो उन्होंने कहा कि काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये भारत के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसकी वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उस सब के बावजूद कह रहे हैं वो कि एज यूएस एंड अदर कंपनीज फाइंड इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू ऑपरेट इन चाइना और सीक टू डाइवर्सिफाई वे फ्रॉम चाइनीज लेड सप्लाई चेन्स, इंडिया हैज strategic opportunity to become an alternative manufacturing destination in Indo-Pacific region। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत, हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। यूएस गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू नॉट जस्ट बायलैटरल रिलेशनशिप्स बट टू सपोर्टिंग इंडियाज राइज ऑन वर्ल्ड स्टेज। ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पुट इट डाउन ऑन पेपर इन 2017, वेलकमिंग इंडियाज इमरजेंस एज ए लीडिंग पावर एंड ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनर। तो ये उन्होंने कहा। और कुल मिलाकर ये है कि भारत की जो स्थिति है वो विश्व मंचों पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के साथ साथ घरेलू स्थितियों को भी लगातार
दुरुस्त रखने की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने आर्थिक चर्चा में बताया था कि चीन जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के साथ उसने अपने समझौता कर लिया, भारत को भी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ तुरंत अच्छे एग्रीमेंट करने की जरूरत है, और यूरोपीय यूनियन के साथ भी। एक आखिरी खबर जो बताता है कि भारत की कितनी चुनौतियां हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि अब एनडीए को कैडेट ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी हो गया कि एनडीए की तरफ से बयान आए। जो कमांडेंट हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, उन्होंने इसको झूठा कहा कि ये गलत है, और उन्होंने बताया कि 389 कैडेट, जिसमें 370 भारतीय कैडेट हैं और 19 फॉरेन कैडेट हैं, उन्होंने 144वें एनडीए कोर्स में कहें कि वो शुरू किया है, उसमें उन्होंने दाखिला लिया है। तो भारत में सेना में जाने के लिए एकदम लोग तैयार हैं, उसके लिए पूरी तैयारी है। किसी भी तरह की अफवाह पर ना आए। ये ऐसी अफवाह फैलाने वाले, इनको तो देशद्रोही ही कहेंगे ना, या इसमें कोई भ्रम है, किसी भी तरह की गुंजाइश है नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दृष्टिकोण में बस इतना ही।